चलो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में अपन ने वेपर प्रेशर स्टार्ट किया था, है ना। वेपर प्रेशर क्या होता है, हमने देखा था कि अगर एक सोल्यूशन है उसके अंदर दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड्स थे तो दोनों के वेपर्स ऊपर आएंगे, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉल्यूशन और वेपर्स के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा और उस वक्त जो वेपर्स के कारण प्रेशर का रीडिंग आ रहा होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। उसी को वेपर प्रेशर बोल रहे थे हमने सिंगल लिक्विड का भी देखा था, फिर हमने दो लिक्विड के मिक्सचर का भी देखा था। एक पीए नाम दे दिए थे, एक को हमने नाम पीबी दे दिया था। पीए पीबी दो लिक्विड्स थे आपके। पीए का आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हमने लॉ दिया था, दैट वाज राउल्स लॉ। दैट इज नथिंग बट क्या था यहाँ पे, एक्स ए पी नॉट ए, है ना, एंड एक्स बी पी नॉट बी, ऐसा कुछ था। दिस वाज राउल्स लॉ कि आपने जितना ज्यादा ए लिया है उतना ज्यादा ए के कारण वेपर प्रेशर होगा, जितना ज्यादा आपने बी लिया है उतना ज्यादा बी के कारण वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। यही हमारा राउल्स लॉ था फॉर सॉल्यूशंस ऑफ टू लिक्विड्स, और वो दोनों ही लिक्विड वोलेटाइल नेचर के होंगे तो दोनों के वेपर्स ऊपर जाएंगे। तो इंडिविजुअल प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर बोल रहे थे एंड पी टोटल वाज कमिंग आउट टू बी द एडिशन ऑफ पार्शियल प्रेशर। दिस वी डिराइव्ड फ्रॉम द लॉ ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। क्लियर है यहां तक? ओके। इसके बाद हमने एक नेक्स्ट हेडिंग डाली थी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एक सॉलिड सॉल्यूट डाले थे ना, पहला सॉल्यूशन हमने लिक्विड लिक्विड का लिया था, अगला सॉल्यूशन हमने लिया था सॉलिड इन लिक्विड का, और वो सॉलिड एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड है। क्या है वो? एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड। मतलब अब क्या होने वाला है, अब आप एक फिर से एक बीकर लोगे, ठीक है। आपका ये रहा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में ऊपर के सरफेस में कुछ पार्टिकल सॉल्यूट के भी होंगे और रेस्ट आपके सॉल्वेंट के होंगे। ये एग्री करते हैं इससे? दोनों ही है ना, सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों है, बट नाउ सरफेस का कुछ जगह सॉल्यूट ने भी ऑक्यूपाई करके रखा है, राइट। अब वो खुद तो वोलेटाइल नहीं है, इवेपोरेट नहीं होगा, और तो और उस जगह के सॉल्वेंट को भी इवेपोरेट होने नहीं देगा। आप तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी थोड़ा कम हो जाएगा पहले से। अगर मान लो ये सॉल्यूट नहीं होता तो उसका प्योर वाला जो आता वो ज्यादा आता वैल्यू, क्योंकि उस समय वो पूरा का पूरा सरफेस में वो सॉल्वेंट ही होता। बट अब सरफेस में कुछ जगह सॉल्यूट ने भी ले ली है, और सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, वो वेपराइज होगा नहीं, तो अल्टीमेटली ओवरऑल सॉल्वेंट के कारण वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। एम आई क्लियर? तो यहां पे आप बोल सकते हो कि लेट अस टेक वन सबस्क्रिप्ट को ना मैं सॉल्वेंट ले लेता हूं और टू सबस्क्रिप्ट को मैं सॉल्यूट ले लेता हूं। मतलब मैं कहीं अगर P1 लिख रहा हूं तो आप लोग समझ जाना कि इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। P1 मतलब वन मतलब सॉल्वेंट, टू मतलब सॉल्यूट। अगर मैं X1 लिख रहा हूं तो समझ जाना ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। समझ रहे हो ना? ये आप भी अपना अपने तरीके से वन को सॉल्यूट ले सकते हो, टू को सॉल्वेंट ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैंने अगर ये लिया तो आप भी यही लो। पर आपकी एनसीईआरटी में अगर 1 2 कहीं यूज हो रहा है तो उसका मतलब यही है, वन का मतलब सॉल्वेंट माना गया है और टू का मतलब सॉल्यूट, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं तो मैं वन सबस्क्रिप्ट यूज करूंगा, तो उसके लिए राउल्स लॉ क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट X1 होगा, क्योंकि यहां तो सिर्फ सॉल्वेंट का ही मॉलिक्यूल वेपर बन के ऊपर जा रहा है ना, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, राइट। तो जो भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। टीएस मतलब सॉल्यूशन ऑफ सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और ये किसके बराबर होने वाला है, P1 नॉट X1 के बराबर ही। एग्री करते हैं यहां तक? हाँ ठीक है, यहां तक क्लियर है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, बिकॉज सॉल्यूट तो क्या है, उसके कारण तो कोई वेपर जनरेट हो ही नहीं रहे हैं, राइट। ऊपर से उस सॉल्यूट के कारण वेपर्स की क्वांटिटी कम हो गई है। आप ऐसा कुछ एक एक्सपेरिमेंट समझना, ये रहा बीकर, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये दूसरा बीकर, यहां पे आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, ठीक है। इट कंटेन्स प्योर सॉल्वेंट, दिस इज प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज व्हाट, सॉल्यूशन, जिसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने ऐड किया है, ठीक है।
दोनों के ऊपर मैं एक बेल जार रख देता हूं, ठीक है, नीचे से पैक, नीचे से पैक, एक बेल जार। ये बस इसलिए रख रहा हूं देखने के लिए कि वेपर्स किस में ज्यादा आ रहे हैं। तो यू विल ऑब्जर्व कि यहां पे वेपर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, क्योंकि पूरा का पूरा सरफेस किसने घेर के रखा हुआ है, सॉल्वेंट ने। तो आराम से सारे के सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे ना। बट यहाँ पे कुछ जगहों पे सॉल्यूट भी है, इसलिए यहाँ पे वेपर प्रेशर, वेपर्स थोड़े से कम होंगे कंपैरेटिवली सॉल्वेंट के। आपको समझ में आ रहा है दोनों एक्सपेरिमेंट, है ना। यहाँ पे मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया, उसके कारण वेपर्स ज्यादा जनरेट हो रहे हैं, वो सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है ना। और सॉल्यूशन के अंदर एक कंपोनेंट ऐसा है जो नॉन वोलेटाइल है, उसने सरफेस की जगह को ब्लॉक कर दिया है, कुछ जगह को, तो वहां पे अगर वो है तो सॉल्वेंट नहीं हो सकता। मतलब वही है कि हम तो इवेपोरेट नहीं होंगे, तुमको भी नहीं होने देंगे, ऐसा टाइप का है वो सॉल्यूट। खुद भी नहीं हो रहा है और नीचे वाले वेट कर रहे हैं कि कब वो इवेपोरेट होकर ऊपर जाएगा, तो हम ऊपर आके फिर इवेपोरेट होकर हम भी ऊपर जाएंगे, बट वो तो हट ही नहीं रहा है वहां से, वो तो नॉन वोलेटाइल है। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके। तो ये समझ गए ना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के बराबर ही क्यों है, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। यहां तक ठीक है, ओके। तो आप ऐसा बोल लिख सकते हो उसको, PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू X1, ये भी सही है। PS इज इक्वल्स टू P1 अपॉन, ये ठीक है। अब X1 क्या होता है, व्हाट इज X1? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। X1 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, विच इज व्हाट, उसकी वैल्यू क्या होगी, PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू X1। X1 क्या होता है, हाँ तो बताओ ना, वैल्यू बताओ ना, फॉर्मूले में वैल्यू बताओ। X1 का फॉर्मूला क्या होगा, X1 क्या होता है भाई, X तो निकालना ही है। अरे N1 अपॉन N1 प्लस N2 ना। हाँ तो X1 क्या बोल रहा है, X1 इज नॉट नंबर ऑफ मोल्स, X1 तो मोल फ्रैक्शन हो गया ना। N1 अपॉन N1 प्लस N2 तो करते हैं ना मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो N1 अपॉन N1 प्लस N2, क्लियर है। दिस इज PS अपॉन P1 नॉट, यहां तो ठीक है। हाँ, अब देखते हैं अगला। इसी में ना मैं थोड़ा सा इक्वेशन में दोनों साइड में 1 माइनस कर रहा हूं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, दोनों साइड अगर कर रहा हूं तो कर सकता हूं, ठीक है। P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2 माइनस N1 अपॉन N1 प्लस N2। N1 N1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, विच इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी क्या लिखूं, X2, ठीक है ना। N2 अपॉन N1 प्लस N2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आपने क्या देखा, P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू X2 आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको समझना क्या क्या चीजें हैं ऊपर। P1 नॉट क्या, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब पानी अकेला था ना, तब उसके कारण जो वेपर्स जनरेट हो रहे थे, है ना, उसकी वैल्यू, वेपर प्रेशर की वैल्यू P1 नॉट है, राइट। अब मैंने डाल दिया इसमें नमक, नमक एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, सरफेस में कुछ जगह नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ने ले ली, वो खुद इवेपोरेट नहीं होगा और सॉल्वेंट को भी इवेपोरेट होने नहीं देगा उस जगह के, ठीक है। तो अब सॉल्वेंट, अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, PS, जो कि ऑब्वियसली P1 नॉट से कम है, और यही तो लोअरिंग हुआ ना, इतने से लोअर हो गया ना प्रेशर। मान लो आपके पास प्योर वाटर है और आपके पास सॉल्ट प्लस वाटर है, इसका प्रेशर आ रहा है लेट्स से 900 mm ऑफ Hg, और आपका कम आएगा ना क्योंकि आपने सॉल्वेंट भी ऐड किया है, वो आ रहा है लेट्स से 850, 900 850। तो ये जो डिफरेंस है ना 50 mm का, दिस इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नमक डालने से वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि नमक एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था। तो व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, its vapor pressure, the vapor pressure of solution decreases. Am I clear? उसी को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस ऊपर का जो न्यूमरेटर है ना, उसको मैं कह रहा हूं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पर जब उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं P1 नॉट से, मैक्सिमम वैल्यू से, तो उसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग। क्या बोलेंगे,
क्योंकि आप कंपेयर कर रहा हूं ना, कितने से कम हो, कितना परसेंट कम, बोलूंगा चलो 800 आपका था, 900 आपका था, आपका 850 कम हो गया, तो कितना परसेंट कम हुआ है बताओ। तब क्या करोगे, 50 से कम हुआ है, 50 डिवाइड बाय 900, 900 का 50 कितना परसेंट होगा, जो भी आएगा वो आपका उतना परसेंट से लोअर हुआ है। एम आई क्लियर? तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, x2 पे। x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं अब आपको दे रहा हूं वही चीज, ठीक है, इनके में 1 चम्मच नमक डाला था मैंने, आपको 2 चम्मच नमक डाल के दे रहा हूं, तो आप में और ज्यादा लोअर हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, और ज्यादा लोअर, मतलब 900, 850, 800। क्यों? बिकॉज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। आपको दिया मैंने 3 चम्मच शक्कर डाल के, और लोअर हो जाएगा, 900, 850, 800, 750। आप लोगों को समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि जितना ज्यादा आप सॉल्यूट बढ़ाओगे ना, एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है, और वो तो एक ऐसा कंपोनेंट है जो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है वेपर प्रेशर में। एम आई क्लियर? पहले था ना जो फर्स्ट हमने केस लिया था, उसमें दोनों ही लिक्विड वोलेटाइल थे, तो दोनों के कारण वेपर प्रेशर बढ़ रहा था। बट अब एक कंपोनेंट ऐसा है जो वोलेटाइल नहीं है, जिसके कारण वेपर प्रेशर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, उल्टा उसके ऐड करने से तो वेपर प्रेशर और कम हो रहा है। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। So when we add a non-volatile solute in any solvent, the vapor pressure of the solution decreases. और वो डिक्रीज कितना होगा, जितना आप सोल्यूट डालोगे। You keep on adding solute, the vapor pressure will keep on lowering, और लोअर होता जाएगा। पानी को और मुश्किल होगी इवेपोरेट होके वेपर बनने में, क्योंकि आपने उसकी जगह और भरनी चालू कर दी ना, सॉल्यूट और डालना चालू कर दिया, तो मोर एंड मोर सॉल्यूट विल ऑक्यूपाई द सरफेस, है ना, मोर एंड मोर सॉल्यूट विल ऑक्यूपाई दिस सरफेस, दिस सरफेस, दिस सरफेस, दिस सरफेस। तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ वेपर्स जो है वो कम होने लगेंगे, वेपर्स की क्वांटिटी कम होने लगेगी, और अगर वेपर्स की क्वांटिटी कम हो रही है तो उनके कारण प्रेशर भी कम होगा। क्लियर है? चलो उसको लिख लेते हैं पूरे को। हमने हेडिंग क्या डाली थी, बस हेडिंग डाल के छोड़ दिए थे क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, है ना, मतलब राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, ओके, चलो इसमें लिखते हैं vapor pressure of the solvent in the solution, vapor pressure of the solvent in the solution, vapor pressure of the solvent, vapor pressure of the solvent in the solution is equal to का साइन लगाना, is equal to mole fraction of the solvent in the solution mole fraction of the solvent in the solution multiplied, साइन लगाना मल्टीप्लीकेशन का साइन, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ये तो राउल्स लॉ लिखा अपन ने, फॉलो कर रहे हो आप लोग? ये जो अपन लिखे हैं ना, ये राउल्स लॉ ही तो है। पढ़ो एक बार, पढ़ के देखो पूरा स्टेटमेंट। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इनटू इट्स वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट। ये था ना, पीए इज इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट या पी नॉट ए। ठीक है, बस फर्क इसमें और पिछले टॉपिक में क्या है, पिछले वाले में दोनों ही लिक्विड वोलेटाइल थी, यहाँ पे आपका सॉल्वेंट वोलेटाइल है तो उसके लिए ये लॉ लिख सकते हैं, बट सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, तो उसके लिए नीचे लाइन में लिखो, नाउ इफ द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, नाउ इफ द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, नाउ इफ द solute is non-volatile, it will not contribute to the total vapor pressure. If the solute is non-volatile, it will not contribute to the total vapor pressure of the solution. To the total vapor pressure of the solution. सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में सॉल्यूट का कोई भी योगदान नहीं है, क्योंकि वो एक क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है,
it will not contribute to the total vapor pressure of the solution. देखा word to word समझना ना क्या लिख रहे हो, कहाँ सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, कहाँ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, कहाँ सॉल्यूट, कहीं भी कुछ चेंज किए तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा पूरा. Am I clear? ठीक है, ओके. Full stop. Thus the vapor pressure of the solution, thus the vapor pressure of the solution, thus the vapor pressure of the solution will be the vapor pressure due to solvent. Thus the vapor pressure of the solution will be the vapor pressure due to solvent only. Due to solvent only. Due to solvent only. समझ में आ रहा है जो लिख रहे हो? ठीक है, that is vapor pressure of the solution. Vapor pressure of the solution is equal to vapor pressure of the solvent. Vapor pressure of the solvent in the solution. In the solution जरूर लिखना ना, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट तो प्योर स्टेट में भी होता है, P1 नॉट. ठीक है, तो इसके पहले जो आपने लिखा था ना राउल्ट लॉ, वो क्या लिखे थे? वेपर प्रेशर, ये मत लिखना, ऑफ सॉल्वेंट आप लिख चुके हो इस चीज को, इज इक्वल्स टू x1 P1 नॉट. ये लिख चुके हो ना पीछे, आपने उसको वर्ड्स में लिखा है, मैंने सिंबल में लिखा है. क्या इसी से तो चालू किया अभी अपन? ठीक है, अब आपने ऊपर क्या बोल दिया कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर है, तो इसकी जगह आप सॉल्यूशन लिख सकते हो. समझ रहे हो? इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं मैं. A इज इक्वल्स टू बी, B इज इक्वल्स टू सी, तो A इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा. ऐसा पढ़ते थे ना मैथ्स में अपन, अगर A B के बराबर है और B C के बराबर है तो A भी C के बराबर होगा. यहाँ वही हुआ ना, दिस इज इक्वल टू दिस, फिर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, तो दिस इज इक्वल टू दिस. हमें क्लियर? तो वही दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होता क्या राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग? x1 इंटू P1 नॉट. तो अब सिंपली अपन यहां लिख देंगे PS इज इक्वल्स टू P1 नॉट x1. ठीक है, लिख लो. ठीक है, वहां लिख लेना नीचे सब P1 क्योंकि अपन ऊपर कहीं लिखे नहीं है ना कि वन का मतलब क्या है. तो मैंने आपको समझा दिया था कि वन हम हमेशा क्या लेंगे? सॉल्वेंट, और टू क्या लेंगे? सॉल्यूट. पर ये चीज वहां पे आप लोग लिख लो. लिख लो नीचे, वेयर P1 नॉट, वेयर P1 नॉट is the vapor pressure of pure solvent, where P1 naught is the vapor pressure of pure solvent, x1 is the vapor pressure, sorry, x1 is the what? X1 is what? Mole fraction of the solvent. X1 is the mole fraction of the solvent. X1 is the mole fraction of the solvent, and PS is the vapor pressure of solution. PS is the, ये क्या लिखा है? ये नीचे, हाँ, हाँ, PS is the vapor pressure of solution. ठीक है, बस इसके बाद फिर अपन ने जो पूरा सॉल्व किया था ना, यहां से सॉल्व कर लो. पी एस अपॉन पी नॉट, P1 नॉट इज इक्वल टू x1, x1 की जगह ये डाल दो, है ना, फिर इसको सॉल्व करो, यहां तक लेके आओ पूरा.
बुक में आपको हो सकता है ये वन ना दिखे, सिर्फ पी नॉट दिखे, तो समझ जाना वो सॉल्वेंट की ही बात कर रहा है। लेकिन सॉल्यूट के कारण तो कोई प्रेशर है ही नहीं, है ना। तो हो सकता है बुक में ये वन सबस्क्रिप्ट ना होगा, सिंपल सिंपल पी नॉट माइनस पी एस लिखा होगा, तो समझ जाना वो पी नॉट किसका है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है वो। डन, यहां तक पूरा हो गया ना, x2 तक, यहां तक, हाँ ठीक है। तो बस इसके नीचे लाइन लिखना, वेयर वेयर P1 not minus PS is lowering of vapor pressure, is lowering of vapor pressure. P1 not minus PS upon P1 not is relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure, and X2 is the mole fraction of solute. X2 is the mole fraction of solute. इसको एक बॉक्स में बंद कर देना, ठीक है, वरना भग जाएगा वो इधर। स्कूल में यही चैप्टर चल रहा है, चालू हुआ स्कूल आज से, 3 अप्रैल से यही चालू हुआ, ठीक है। आपके यहीं बस थोड़ा सा अलग हुआ है ना। डन, इसको डिफाइन कर लेते हैं, ये जैसा लिखा ना बस इसी को लिखना है। व्हाट इज दिस, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बस यही लिखना है, नीचे लिख लो, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, the relative lowering of vapor pressure, the relative lowering of vapor pressure of a solution, the relative lowering of vapor pressure of a solution containing a non-volatile solute, containing a non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute, is equal to the, is equal to the mole fraction of the solute. जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना उसी को अपन ने बस वर्ड्स में लिखा है ना, एक बार रीड करके देख लो, है ना, वही है ना, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये लोअरिंग इसलिए हुआ ना क्योंकि अपन ने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, वरना वो लोअरिंग नहीं होता, राइट। कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। आप जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे लोअरिंग उतनी ज्यादा होगी, ठीक है, ओके। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी निकालना, एनसीईआरटी में एक सॉल्व एग्जांपल है, चेक दैट एग्जांपल, पेज नंबर 45, राइट साइड वाला पेज, है ना, पेज नंबर 45, देखो एक बार उसको, पढ़ो एक बार क्वेश्चन उसको, वेपर प्रेशर के ऊपर ये क्वेश्चन।
पढ़ रहे हो? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्या बोल रहा है। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन at 298 Kelvin are 200 mmHg and 415 mmHg respectively. ये क्या दिया हुआ है उनका? कैसा वाला प्रेशर? मिक्स करने के बाद दोनों का अलग अलग प्रेशर कि ये दोनों का प्योर प्योर वाला प्रेशर है? हाँ, ये प्योर वाला प्रेशर है। अभी आपने दोनों को मिक्स थोड़ी ना किया है ना, बस क्या बोला है, ऐसा लिखा है क्या वहां पे कि इन दोनों को मिक्स करें अपन? नहीं, आपको सिंपली बता रहा है कि वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म का कितना है। P of chloroform is या P नॉट लिख लो, P नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म इज कितना है? पहला 200 mmHg, ठीक है। और फिर डाइक्लोरोमीथेन का क्या दिया हुआ है? CH2Cl2 का 415 mmHg। ये डेटा आपको गिवन है फर्स्ट, ठीक है। अब पहला पार्ट क्या है उस क्वेश्चन का देखो। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड, अब देखो सॉल्यूशन का निकालने वाले, दोनों को मिक्स करने वाले है ना। The vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 gram of CHCl3 and 40 gram of CH2Cl2 at 298 Kelvin R। कितना कितना मिला रहे हैं दोनों को? क्लोरोफॉर्म कितना ले रहे हैं? CHCl3 कितना ले रहे हैं? 25.5 ग्राम, ठीक है। एंड CH2Cl2 कितना ले रहे हैं? हाँ, 40 ग्राम, ठीक है। ये तो मास दिया है ना, अपन को मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल प्रेशर? PT इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ CHCl3 प्लस प्रेशर ऑफ CH2Cl2। और इनका क्या है? राउल्स लॉ से। इसके राउल्स लॉ क्या होगा? P नॉट ऑफ CHCl3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 प्लस P नॉट ऑफ CH2Cl2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 या 1 माइनस CHCl3, मतलब है। अच्छा, ठीक है। राउल्स लॉ का है ना, तो ये वो PAPB वाला ही तो है। बस अब यहाँ पे A और B की जगह क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन दे दिए हैं, बस, और कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब ये दोनों आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्या करना है? बस इस डेटा से दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन। कैसे निकालेंगे इसका? अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो पहले तो दोनों को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो। उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? दोनों का मोलर मास निकालना पड़ेगा। कितना होता है ये क्लोरोफॉर्म का? कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का हो गया 1 और क्लोरीन 3 है। 35.5 इंटू 3, 35 इंटू 35 इंटू 35 कितना होता है? 90, 105, 106.5 होगा। 5.5 क्यों? 35.5 इंटू 3 कर रहे हैं ना अपन, तो 35 35 35 ही 105 हो जाता है। और 0.5 1.5 होगा ना, तो 106.5 होगा, नॉट 105.5। एम आई क्लियर? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो 106.5 ऐड होगा, कितना हो जाएगा? 106 प्लस 107 हो जाएगा, ये 108 109 119.5 आएगा, है ना। इतना ग्राम इसका मोलर मास है। और इसका कितना हो जाएगा मोलर मास? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और क्लोरीन का 71। 35.5 इंटू 2 71 होगा। ओके, ऐड करने पे कितना आ जाएगा? ये 73, 74, 85, 85 ग्राम। तो अब निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म इज 25.5 अपॉन 106.5, सॉरी 119.5, and number of moles of CH2Cl2 is 40 divided by 85, ठीक है। क्या क्या आ रहा है? ये आ रहा होगा 0.213 मोल, है ना, है सॉल्ट ऐसा। और दूसरा है 0.470 मोल। यही मत सोचना कि यही वही 1 माइनस कर दे, मैं मोल फ्रैक्शन नहीं निकाला, मैंने नंबर ऑफ मोल निकाले हैं अभी। मोल फ्रैक्शन के लिए अपन 1 माइनस दूसरे का निकाल लेते हैं, ठीक है। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स मतलब क्लोरोफॉर्म कितना हो जाएगा? ऊपर क्या लिखूं? जल्दी बताओ। वहां नहीं देखना चाहिए ना, नहीं पढ़ेंगे अपन मोल फ्रैक्शन, तो बताओ ना।
हाँ बोलो, 0.213 डिवाइडेड बाय 0.213 0.470। इसको सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म आ जाएगा, जो कि कितना है 0.312। ठीक है। हाँ, अब दूसरा का निकालने के लिए 1 माइनस कर देना, यहां करेंगे 1 माइनस, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.312। ये कितना आएगा 0.688 होगा ना, 100 में से 12 गया तो 88। ठीक है, ये दोनों का मोल फ्रैक्शन आया है, अभी खत्म नहीं हुआ है। इन दोनों को ऊपर पुट करोगे इनकी जगह पे, फिर दोनों को ऐड करोगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट हुआ है। फर्स्ट पार्ट में यही पूछा ना कि 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म डालोगे और 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन डालोगे, तो अब जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, तो टोटल निकालेंगे, ऐड करेंगे। ये कल वाला केस है, लास्ट क्लास वाला केस, जब दोनों ही लिक्विड वोलेटाइल है। ठीक है, ओके। तो क्या आएगा टोटल प्रेशर, ऐड करने पे कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ये आएगा आपका फाइनल आंसर 347.9 mm, है ना। यही आ रहा है पहले वाले का आंसर 347.9 mm Hg। mm मत लिखना, mm तो फिर लेंथ हो जाएगा, mm लिख के छोड़ दोगे तो वो तो लेंथ हो जाएगी ना। mm Hg कंप्लीट यूनिट है ऑफ प्रेशर। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। हाँ, सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट क्या बोला आपको, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। अब अलग चीज है ना, हमने एक फॉर्मूला पिछले क्लास में देखा था वाई वाला, याद है, एक बार देखो पीछे पलट के। वेपर फेज में भी हमने मोल फ्रैक्शन निकालना देखा था ना। देखा क्या है फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस फॉर फॉर इन वेपर फेज, y इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी, पी टोटल मतलब, है ना। मतलब अगर मुझे यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर निकालना है, सॉरी मोल फ्रैक्शन निकालना है इन वेपर फेज, y ऑफ CHCl3, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, ऊपर प्रेशर ऑफ CHCl3 अपॉन टोटल प्रेशर। टोटल तो मैं निकाल लिया हूं, इंडिविजुअल अपन ऐसे यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किए थे ना। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्लोरोफॉर्म का प्रेशर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डाइक्लोरो मीथेन का प्रेशर आ जाएगा। ऐड करने पे तो ये आया ना, आया ना, वो टोटल है। तो बस पुट कर दो वैल्यू, कितना आ रहा है पी वाला, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 62.4 है क्या। हाँ क्या, ये वाला वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 62.4, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज द प्रेशर बिकॉज ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो 62.4 डिवाइड बाय टोटल कितना निकाले अपन 347.9, है ना, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वेपर फेज। ये जो हमने कैलकुलेट किया था ना, ये तो लिक्विड फेस वाला है, मोल फ्रैक्शन जो निकाले ना क्लोरोफॉर्म का, ये अब लोग सर ये तो निकाल चुके हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, बट ये लिक्विड फेस का है। अब मुझे देखना है कि ऊपर वेपर क्लोरोफॉर्म के कितने हैं, ये तो लिक्विड फॉर्म में था ना, इतना तो आपने ऐड किया है 25 ग्राम जो आपने ऐड किया है ना, उसको मैंने मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, मतलब ये लिक्विड फेस का है। वेपर फेस का प्रेशर की हेल्प से निकलेगा। ठीक है, प्रेशर बिकॉज ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, प्रेशर बिकॉज ऑफ दैट डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 क्या हो जाएगा, प्रेशर बिकॉज ऑफ CH2Cl2 अपॉन टोटल प्रेशर। ठीक है, इसके कारण प्रेशर है 285.5 और इसके कारण प्रेशर टोटल प्रेशर है 347.9। ये समझा, ये समझ गया ना कहां से है 285.9, सॉरी 5, ये वाला है, दिस इज 285.5 और ये है क्या 62.4। ठीक है, 0 पॉइंट आंसर ना इस वाले का ना, इसका आ रहा है 0.18 और इसका तो आप 1 माइनस करके भी निकाल सकते हो 0.8। ये है सेकेंड पार्ट के आंसर्स। समझ में आई एग्जांपल, हाँ पक्का, क्योंकि इसके जैसा एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है
वो आप लोग देखेंगे। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है और सेकेंड पार्ट का आंसर वो था। क्लियर है? पक्का? ठीक है। इसी का इंडेक्स क्वेश्चन 2.8 आप लोग करना। 2.8 मिला? 2.8 ये उसका है, ए और बी के फॉर्म में ले लिए हैं। ठीक है? ये क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन था ना, इसमें ए और बी के फॉर्म में लिया हुआ है। ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम सेम टू सेम। ठीक है? बस अंतर क्या है देखो एक बार इस क्वेश्चन में और अभी जो सॉल्व किया उस क्वेश्चन में अंतर क्या, आप लोग पढ़ के मुझे बताओ जल्दी से। इसमें क्या दिया है, क्या निकालना है, पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, क्या निकालना था, जल्दी बस एक बार रीड कर लो क्वेश्चन। टोटल वाला है ना, ऊपर का जो 450 और 700 है वो क्या है, प्योर वाला। वो क्या है, प्योर वाला। और जो नीचे दिया हुआ है 600 वो है मिक्सचर का, मतलब पी टोटल जो यहां निकालना था फर्स्ट पार्ट में। तो निकालना क्या बोला है, ये यहाँ पे तो दिया था ना 25.5 ग्राम और इतना डाल रहे हैं, यहां वही निकालना है कि मैंने कितना ग्राम ए का डाला, कितना ग्राम मैंने बी का डाला। आप मोल के टर्म्स में भी निकाल सकते हो। ठीक है? ओके, तो वही मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेना या मोल निकाल लेना। ठीक है? ओके, और सेकंड पार्ट तो वेपर फेस का ही है, सेम वाई ए वाई बी निकालना। पहले एक्स से एक्स बी निकालो, फिर वाई ए वाई बी। यही क्वेश्चन है, एक्स से एक्स बी और वाई ए वाई बी। क्लियर है? पक्का हो जाएगा वाला क्वेश्चन। बनाना है इसको ना अपने से, इधर से टीप टाप के नहीं। ठीक है? और ठीक है, एक और एक्सरसाइज में पहुंचो, एक्सरसाइज में आ जाओ जल्दी से, एक्सरसाइज। सी क्वेश्चन नंबर 2.18। 2.18। इसको करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन 2.18। कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसका मोलर मास दिया है 40 ग्राम। आपको वो सोल्यूट का नाम नहीं पता है ना, जैसे भी अपन नमक डाल रहे थे ना आप लोग के सोल्यूशन में, पानी में, वैसे ही एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला गया है। कितना वो नहीं पता है, पर उसका मोलर मास ब्रैकेट में दे दिया है 40। ठीक है, यहां तक ठीक है क्वेश्चन। विच शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू reduce इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। अगर आप, ऑक्टेन एक प्योर सॉल्वेंट है, ऑक्टेन क्या है, प्योर सॉल्वेंट। जैसे मैंने भी आपको पानी दिया था ना, सबके पास एक एक गिलास पानी था, मैंने एक के में 1 चम्मच, एक के में 2 चम्मच, एक के में 3 चम्मच नमक ऐड किया था, राइट? अब मैंने आपको ऑक्टेन दे दिया, कितना ग्राम ऑक्टेन दे दिया है, 114 ग्राम ऑक्टेन है आपके पास। ठीक है? अब मैं उसमें कितना सॉल्यूट डालूं जिसका मोलर मास 40 ग्राम पर मोल है, वो सॉल्यूट मैं आप लोग के सॉल्यूशन में ऐड करने वाला हूं, जिससे आपका वेपर प्रेशर 80% से रिड्यूस हो जाएगा। ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, मतलब अगर 100 mm था ना पहले उसका प्योर वाले का, तो कितना सॉल्ट डालने से वो 80 mm हो जाए। रेड्यूस्ड टू बोला है, समझ रहे हो ना? रेड्यूस्ड टू का मतलब क्या है, टू रेड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, मतलब 100 है तो अब वो 80% में आ जाए, मतलब 80। एम आई क्लियर? है ना? तो देखो क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिखते चलो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। आपके पास मोलर मास है सॉल्यूट का, लिख लो। इसको नाम दे दो, देखो अपन मोलर मास को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं ना, हाँ है ना? मैं जब भी आपको नंबर ऑफ मोल निकालने बोला कैसे लिखता था मैं, एन इज इक्वल्स टू स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, याद है? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो यहां पे हमें दिया है M2 की वैल्यू दी हुई है 40 ग्राम पर मोल, हाँ या ना? M2 बोलूंगा कि क्या बोलूंगा, टू ही बोलूंगा ना?
टू सॉल्यूट के लिए था तो M2 नाम आएगा उसका, एग्री? ओके, तो M2 मेरे पास 40 ग्राम पर मोल दिया है, तो N2 निकाल सकता हूं, बट मेरे पास मास गिवन नहीं है, तो लेट अस टेक दैट मास एज W ग्राम, वही तो निकालना है, वही तो क्वेश्चन है कि कितना ग्राम मैं इस मोलर मास वाले सॉल्ट का ऐड करूंगा, तो वो नहीं पता मुझे, तो एक लाइन और लिख लेना इसके ऊपर, लेट W ग्राम ऑफ सोल्यूट बी एडेड, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, W अपॉन 40 मोल, W अपॉन 40 मोल N2, ठीक है, क्लियर है? ऑक्टेन का मोलर मास निकालो तो जल्दी से, ऑक्टेन का मोलर मास फाइंड आउट जल्दी। क्यों निकालना पड़ रहा है मोलर मास? क्योंकि उसको भी तो मोल में कन्वर्ट करोगे ना, आया ना? सॉल्यूट को आपने मोल में कन्वर्ट किया, सॉल्यूट को किया ना नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट, सॉल्वेंट को भी करोगे, सॉल्वेंट कितना ग्राम ले रहे हो आप, व्हाट इज W1, 114 ग्राम, आया ना? W1 ले लूं, समझ रहे हो ना? W और M का मतलब, W1 मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट टेकन, M1 मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, W2 ले लेता हूं उसको, इज द मास ऑफ सोल्यूट एडेड, एंड M2 इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और N1 N2 उनके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? चलो M1 निकालो जल्दी, कितना आएगा? ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है? C8H व्हाट, CnH2n+2 बोलते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 18, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 2 इज 18, निकालो कितना आएगा इसका मोलर मास, फिर से अच्छे से कर, 8 इंटू 12 कितना होता है, व्हाट इज 8 इंटू 12 है? 96 ना, 196 होना, और ये 18, राइट? तो 96 प्लस 18 इज व्हाट, 114, मतलब आपने एक मोल ही डाला है, आया ना? एक मोल ही हुआ ना, तो N1 कितना हो जाएगा, व्हाट इज N1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, 114 डिवाइडेड बाय 114 इज 1 मोल। यहां तक एग्री करते हो क्या सब? आपको समझ में आ रहा है हम क्या किया अभी तक? अभी तक हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाला, जो कि एक्चुअली में आंसर अभी नहीं आया क्योंकि हमको मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता है, और दूसरा हमने निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये क्यों निकालने हैं कोई बताएगा मुझे? देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट, X2, पूरा बोलो, X नहीं, X2, और X2 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, N2 अपॉन N1 प्लस N2, इसलिए तो N1 N2 अपन निकाल लिए पहले, यहां तक क्लियर है? अब ये सब वैल्यू नहीं दिया है, बट आपको बोला है ना कि 80% से रिड्यूस करना है, नहीं? तो यहां तक हो गया सबका, ठीक है? ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखना नीचे, नाउ ये वाला पॉइंट लिखो, नाउ P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू X2, P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू X2, ठीक है? अब अगर ये आपका 1 है, P नॉट की वैल्यू अगर 1 है, तो 80% रेड्यूस करना है, मतलब 0.8 हो जाना चाहिए, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए, 0.8, तो P नॉट माइनस 0.8 P नॉट अपॉन P नॉट, देखो तो एक बार, ये 80% ही तो होगा ना, reduced टू 80%, मतलब नया प्रेशर 80% है पुराने वाले का, रेड्यूस बाय 80% नहीं बोल रहे हैं, तब आप फिर 20 बोलते जो आप बोल रहे हो, दोनों का मतलब अलग अलग है ना, एक रेड्यूस्ड टू 80% मतलब 80% पे लाना है, रेड्यूस बाय 80% मतलब 80% से कम करना है, तो 100 mm होता तो रेड्यूस्ड टू 80% का मतलब 80, और रेड्यूस्ड बाय 80% यानी कि 20, पाई और 2 वाला फर्क समझ गए ना, है ना? उसको वहां तक लेके आना है 280, तो ये होगा 80%, इसका 80% तो यही है ना, 1 का 80% 0.8, जैसे 100 का 80% 80, 1 का 80% 0.8, यहां तक क्लियर है? बस अब तो हो जाएगा सॉल्व, वैल्यू पुट कर दो, W2 निकालना है, बाकी सब आपको P नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, P नॉट कैंसिल होगा ऊपर नीचे, तो आपके पास पूरे सब इक्वेशन में अननोन क्या बचेगा, W2, वही तो निकालना था, कितना सोल्यूट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? तो निकाल लो, वैल्यू पुट करो, N2 की क्या वैल्यू है,
W2/40 divided by 1 plus W2/40. टेक एलसीएम, P0 कैंसल, अब तो सॉल्व हो जाना चाहिए। जल्दी बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा फाइनल।